हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में कॉर्पोरेट लॉ सेकेंड ईयर का बीकॉम का पेपर। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता ही है। कुछ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 16-16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली 4 यूनिट से, हर यूनिट से एक क्वेश्चन होता है। तो एक बार मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ इनके मैंने सजेस्टेड आंसर्स करे हैं उनको आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है अनलिमिटेड कंपनी। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सभी को पता है। अभी मैं इसको आपको सबको एक बार पहले क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करा देता हूँ, फिर देखते हैं पूरा आंसर, सारे आंसर्स को एक एक बारी विद एक्सप्लेनेशन। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। एंड थर्ड वन इज कॉर्पोरेट व्हील। फिर पब्लिक ऑफर के बारे में पूछा गया है, फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा गया है, फिर हमारे पूछा गया है फ्लोटेशन। यहाँ पे बेसिकली एक इनको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी चाहिए थी या फिर फ्लोटेशन चार्ज। खाली फ्लोटेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी कोई बात नहीं, इतनी कॉमन सेंस हमारे अंदर है क्योंकि हम लॉ का पेपर दे रहे हैं तो फ्लोटेशन चार्ज वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दिया गया है, वेरी बेसिक। एंड कैपिटल क्लॉज के बारे में पूछा गया है। आप सभी को पता है हमारे 6 क्लॉजेज होते हैं जिसमें से एक कैपिटल क्लॉज भी होता है। फिर यूनिट 1 में से मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बता देता हूँ, हर यूनिट में से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाए, क्योंकि पूरा पेपर छोटी वीडियो में बताना मतलब इजी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेट ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ कंपनीज दैट कैन बी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 है, पहले होता था 1956, लेकिन अब ये 2013 से रिप्लेस हो गया है। तो इसमें किस किस टाइप की कंपनीज को एक्सप्लेन किया गया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है हमसे। ठीक है, 16 मार्क्स में ये भी बहुत ईजी है क्योंकि हमारी कंपनीज कई टाइप्स की होती हैं, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लिख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ये पूछा गया है हमारा। ठीक है, ओके, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 4 है प्रमोटर्स और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस क्या होता है और उसके कंटेंट्स पूछे गए हैं। और फिर प्रोविजंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट, किसके लिए, जो हम प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे आगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है यूनिट 3 का। यूनिट 3 से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, और उसके कुछ कंटेंट्स पूछे गए हैं हमसे। कंटेंट्स के बाद और फिर उसके बाइंडिंग इफेक्ट पूछे गए हैं मेंबर्स और आउटसाइडर्स के लिए। ठीक है, और आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो अल्ट्रेशन, मतलब जो हमारा सेक्शन 13 होता है वो बताता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या क्या मतलब क्लॉसेस हो सकते हैं जिसमें से हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है हमारे, ये यूनिट 4 से है। बोरिंग पावर्स पूछी गई है कंपनी की, और डेलीगेट पावर्स टू बोरो, किस किस को हम पावर्स दे सकते हैं मनी बोरो करने के लिए, या फिर हाँ पावर्स बोरो करने के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। जो हमारा एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने फ्लोटिंग चार्ज पूछ लिया है, और फिर पूछ लिया गया है कि फिक्स चार्ज से कैसे डिफरेंट होता है हमारा फ्लोटिंग चार्ज। और फिर हमारा एक बेसिक सा टॉपिक होता है, इसी के अंदर होता है वो भी क्रिस्टलाइजेशन इनटू अ फिक्स चार्ज, कि हमारा कब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, चलो इनके एक बार आंसर्स के साथ रिव्यू करते हैं। देखते हैं हमसे आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में पूछा गया था अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92, ये होता है सेक्शन 2। हमारी सारी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट की सेक्शन 2 में होती है, और जो ब्रैकेट में होता है इसको बोलते हैं क्लॉजेज। जितने भी डेफिनेशंस होती हैं उनके अंदर ये क्लॉजेज होता है, और अगर वैसे होता है किसी मतलब सेक्शंस में लिखा होता है उसको सब सेक्शन बोलते हैं। रिमेंबर ऑलवेज कि यहाँ पे हमेशा डेफिनेशंस में इसको क्लॉज बोला जाता है, क्लॉज से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग एनी लिमिटेड लाइबिलिटी ऑन इट्स मेंबर्स। डायरेक्टली मतलब कहने का क्या है कि मेंबर्स की कोई मतलब मेंबर्स फुल्ली लाइबल होते हैं, मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ऑलवेज जितनी भी डेट्स होती हैं वो सबको कवर करने के लिए लाइबल होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है फुल्ली लाइबल टू कवर इट्स डेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में पूछा गया था हमसे प्राइवेट कंपनीज की डेफिनेशन। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से, देखो यहाँ पे फिर से 2 क्लॉज 68 ही पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 क्लॉज 68 के हिसाब से डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज विच
whose articles of associations restricted the transferability of shares। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती एट पब्लिक। अपने मेंबर्स में तो कर सकती हैं, लेकिन उनके जो मेंबर्स होते हैं लेकिन पब्लिक में नहीं कर सकती। ठीक है। आंसर नंबर 3 में पूछा गया है कॉर्पोरेट वील। कॉर्पोरेट वील क्या होती है? कॉर्पोरेट वील इज अ लीगल कंसेप्ट। क्या है? एक लीगल कंसेप्ट है जो कि क्या करता है हमारी, विच सेपरेट्स द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंपनी होती है वो एक अलग एंटिटी होती है और जो मेंबर्स होते हैं वो एक सेपरेट, मतलब ये दोनों एक ही दायरे में रह के काम नहीं करते, ये दोनों अलग अलग चलते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट पार्ट का डी पूछा गया था पब्लिक ऑफर क्या होता है। पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर इज अ सेल और इशू, सेल और इक्विटी शेयर्स और डेट सिक्योरिटीज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू पब्लिक। बेसिकली होता है क्या है पब्लिक ऑफर, जो हम मार्केट में हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे आप देखते हो शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो कंपनी अपने शेयर्स को बाहर मार्केट में लाती है वो कैसे लाती है, किसी ना किसी प्रोसेस से तो लाती होगी, तो वो लाती है पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट का ई पार्ट पूछा गया है हमसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये मार्केट में जो सिक्योरिटीज हम इशू करते हैं उससे पहले हमें पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कि हम क्या क्या ला रहे हैं, तो एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनीज मेकिंग मल्टीपल इशू ऑफ बॉन्ड्स फॉर रेजिंग फंड्स, रेजिंग फंड्स, फंड रेज करने के लिए। ये होता है क्या है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिकली 1 साल के लिए इशू करा जाता है, मतलब हमें हर जितनी बार हम सिक्योरिटीज इशू करेंगे उतनी बार हमें प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मान लो आपने फर्स्ट जैन को आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, तो उसके बीच में आप जितनी भी सिक्योरिटीज इशू करेंगे आपको हर बार प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है टिल 31 दिसंबर। ये 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटेशन। बेसिकली उन्होंने बस फर्स्ट के एफ में फ्लोटेशन बोला गया है, ना ही उन्होंने कुछ फ्लोटेशन चार्ज बोला, ना ही फ्लोटेशन कॉस्ट बोला। तो हम लॉ का पेपर दे रहे हैं और हमें पता है हमारे एक चैप्टर में फ्लोटेशन चार्ज नाम का कंसेप्ट है, तो हम उसी को देखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे वही लिखना होगा फ्लोटेशन चार्ज। फ्लोटेशन चार्ज क्या होता है, देखिए, अ फ्लोटेशन चार्ज इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और लीन ओवर अ ग्रुप ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट असेट्स दैट चेंज इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि हम किसी से लोन लेते हैं तो किसी ना किसी बेसिस पर लोन लेते हैं। तो जैसे कंपनी अगर किसी से लोन लेती है तो वो अपनी असेट्स पे लोन लेती है, लेकिन कुछ कंपनी की असेट्स ऐसी होती हैं जो कि फिक्स नहीं रहती, मतलब जैसे कि चेंज होती रहती हैं, उन्हीं को बोलते हैं फिक्स्ड फ्लोटेशन चार्ज। फ्लोटेशन चार्ज मतलब कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जो फ्लोट करती रहती हैं, जैसे कि हमारी इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री हमारी कभी भी कंपनी में फिक्स नहीं रहती, तो इन्वेंट्री पे भी हम लोन ले सकते हैं, जो उस लोन को बोलेंगे फ्लोटेशन चार्ज, जो उस पर इंटरेस्ट वगैरह जाएगा। ठीक है। आगे आप देख लेना, यही लिखा हुआ है इसमें। देन फर्स्ट का जी पार्ट में बोला गया है हमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। देखिए, a doctrine of constructive notice refers to the idea that everyone involved with a business has knowledge of the company's article of association। मतलब जब भी कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देती है, तो उसको पता होता है, मतलब कंपनी ये एज्यूम करती है कि उसने ये वाली जो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास जमा कराया है, उसने ये पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया, इसकी नॉलेज सभी को है। ठीक है। एज्यूमिंग दैट बिकॉज द कंपनीज इंफॉर्मेशन इन पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट फर्स्ट के एच पार्ट में बोला गया है हमसे कैपिटल क्लॉज। आपको पता है 6 क्लॉज होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज डिटेल द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज। मतलब इसमें यही बताते हैं कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है। ठीक है। इसको नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 2 को पहले डिस्कस करते हैं। उसमें पूछा गया है स्टेट द वेरियस क्लासेस ऑफ कंपनीज दैट कैन बी फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म कर लिया है छोटा सा। ठीक है। तो इससे हम समझेंगे कि हमारी कितनी ये वाली सारी क्लासेस ऑफ कंपनीज है जो हमारे कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। तो हम ये सारी कंपनीज को एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आप कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बुक में से जाके देख सकते हैं, बहुत इजी है, आपको 2-2 3-3 पॉइंट लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2 से आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में मतलब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोस्पेक्टस क्या होता है
प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या हैं और उसके प्रोविजंस क्या होते हैं। तो एक बार हम समझते हैं, जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं प्रोस्पेक्टस वाले क्वेश्चंस को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में अक्सर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा फुल फ्लैश चैप्टर दिया गया है इसके लिए प्रोस्पेक्टस के नाम से, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है जब भी हम कोई मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं। इशूज ऑफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसी कंपनी के, ठीक है। ये कंपनी के लिए लिखा गया है यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट। फिर कंटेंट्स बोले गए हैं कि हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली कुछ यही है हमारे कंटेंट्स कि नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं कंपनी के, सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम एंड शेयर होल्डिंग अथॉरिटीज़ वगैरह किसके पास हैं, डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन है, उनका नेम, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ होता है उसमें। जो जो एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। नेक्स्ट है मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन का कितना है, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स पे कितना है, अंडरराइटर्स की जो कमीशन है, इशू कितना है, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी कौन है, क्या है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग P&L ऑफ द कंपनी, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं। फिर कुछ प्रोविजंस गिवन है हमें, प्रोविजंस जो हमें होते हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या क्या होते हैं, मतलब ये हमें फॉलो करनी ही है वरना हम मार्केट में कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जो भी हमें डिस्क्लोजर्स हैं, मटेरियल डिस्क्लोजर्स, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं जो भी, वो हमें सारे के सारे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखने होंगे। और जो भी प्रोस्पेक्टस होगा वो ऑलवेज डेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए, कब का है वो। कंपनी मस्ट फाइल अ ड्यूली साइन कॉपी ऑफ इट टू ROC, मतलब कंपनी को जो ये हमारी प्रोस्पेक्टस की कॉपी होती है ये ROC के पास भी जाके सबमिट करनी होती है। फर्दर मोर कंपनी शेल फाइल इट्स वेरियस एजेंसीज सच एज सेबी, मतलब जो भी कंपनी अगर सेबी वगैरह, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या अदर एजेंसीज जिसका भी मतलब रोल है उसमें सबको मतलब इन्फॉर्म करना होता है। सेबी एग्जामिन्स द ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस टू इंश्योर डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंसेस, सेबी सारे जितने भी डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं सबको एग्जामाइन करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 3 से आंसर नंबर 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि सर्कमस्टांसेस अंडर विच अल्टरेशन ऑफ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज परमिसेबल, मतलब हमें अपना MOA अगर चेंज करना है तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हम अपने MOA को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली MOA एंड AOA आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100%, मतलब इस वाले यूनिट से इन दोनों क्वेश्चंस में हमेशा एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि एक यूनिट में आपका 2 क्वेश्चंस होते हैं, दोनों में से 100% MOA या AOA में से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। ऐसा कोई आज तक पेपर नहीं बना जिसमें से ये दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा प्रोसीजर बताओ या फिर बताओ कि कब हम MOA को अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो कुछ प्रोसीजर है, इन वाले कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद हम अपना MOA चेंज कर सकते हैं। क्या है पहला पॉइंट, प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन, मतलब ये हमारा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या है कुछ पॉइंट, सबसे पहले अल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, सबसे पहले हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी में अगर हमें अपना MOA चेंज करना है, अल्टर करना है। तो अगर नेम चेंज ऑफ द कंपनी, अगर हमें कंपनी का नेम चेंज करना है तो एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसी प्रिंटिंग एरर है, अगर हमें नेम चेंज करना है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं, अगर प्राइवेट, ये इसमें उसके बारे में बात की हुई है, अगर आप प्राइवेट कंपनी जैसे PVT होता है, प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड प्राइवेट पे करना जा रहे हो तो ऐसे में कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने की। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। अगर आप कोई भी चेंजेस होते हैं आपके नेम के तो आप उनको न्यू नेम और जो भी नया नेम और पुराना नेम होता है आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने होते हैं। बेसिकली सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास हमें सबमिट करनी होती है।
चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर हमें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज करना है, द अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट नॉट हैव एनी इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को मतलब शिफ्ट करना है तो आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। क्या बोला है इसमें, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपने एप्लीकेशन दी गई है, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस, आपने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, लेकिन गवर्नमेंट आपको 60 डेज के अंदर रिप्लाई दे देगी, अगर उसको करना है तो परमिशन दे देगी, वरना वो क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। ठीक है, इसके फर्दर पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इसी के बारे में लिखा गया है। फिर बोला गया है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, अ कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम फाइल विद रजिस्ट्रार, मतलब कंपनी को जितने भी सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी काम करेगी, सारे के सारे रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं। ठीक है, फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद रजिस्ट्रार, मतलब अगर आप कोई भी एमओए में चेंजेस कर रहे हो तो आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट से या कोई भी सर्टिफाइड कॉपी मिली होगी, वो भी आपको रजिस्ट्रार को देनी है। अगर आपने कोई नेम चेंज कराया है या पुरानी स्टेट से नई स्टेट में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराया है, तो दोनों के रजिस्ट्रार और ऑफिस को आपको एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं। इशू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपने किसी कंपनी को नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्प या फिर आपने नाम चेंज किया है तो आपको उसको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड, जो कि लॉ ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 का क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लोटेशन चार्ज। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या बोला गया है, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फिक्स चार्ज, यही पूछा गया है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है और वो कैसे अलग है फिक्स चार्ज से। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। फ्लोटिंग चार्ज इज अ सिक्योरिटी, क्या होती है, एक तरह की सिक्योरिटी होती है या इंटरेस्ट, और हम इसको लीन भी बोलते हैं, लीन। ठीक है, ओवर अ ग्रुप ऑफ नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट मतलब वो एक तरह की फिक्स्ड नहीं होती, ये वाली एसेट्स हमारी फिक्स्ड नहीं होती, मतलब चेंजेस होती रहती हैं। नॉन कांस्टेंट मतलब चेंज होता रहना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहना। नॉन कांस्टेंट असेट्स दैट चेंज इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, मतलब क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है और उनकी अमाउंट चेंज होती रहती है। ठीक है, अ फ्लोटिंग चार्ज इज यूज्ड एज मीन टू सिक्योर अ लोन फॉर अ कंपनी, मतलब कंपनी के लिए एक तरह से लोन की सिक्योरिटी होती है। द असेट्स यूज इन द फ्लोटेशन चार्ज आर यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली ये यूज होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, हमने यहाँ पर पढ़ लिया मीनिंग, ये वाला पूरा मीनिंग था। अब पढ़ते हैं कि डिफरेंट कैसे हैं फिक्स चार्ज से। द फिक्स चार्जेस कवर दोज असेट्स दैट आर स्पेसिफिक, मतलब जो हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं वो खाली उनको असेट्स कर स्पेसिफिकली असर्टेनेबल एंड एक्सटिंग्विश ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब हमारे जो भी जितने भी फिक्स्ड चार्ज हमारे कवर्स करते हैं वो खाली फिक्स्ड असेट्स को करते हैं, वो कभी भी करंट असेट्स पे नहीं करते, जो कि या फिर नॉन कांस्टेंट असेट्स पे नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड फ्लोटिंग चार्ज कवर प्रेजेंट और फ्यूचर असेट्स, ओके, व्हेन द असेट इज कवर्ड अंडर फिक्स्ड चार्ज, बेसिकली वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इनके डिफरेंस पढ़ने चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, देखिए हम डिफरेंस पढ़ सकते हैं फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में। फिक्स चार्ज क्या होता है, ऑन अ पर्टिकुलर एसेट होता है। फ्लोटिंग चार्ज इंटायर कंपनीज प्रॉपर्टी, जो कि चेंज होती रहती है। फिर बोला गया है बिजनेस कैन नॉट डील इन असेट्स सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज, और इसमें द बिजनेस कैन सेल, यहाँ पे बिजनेस सेल भी हो सकता है, डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है अंडर फ्लोटेशन चार्ज, लेकिन यहाँ पे बिजनेस कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, इन नो केस अ फिक्स चार्ज कैन बिकम, फिक्स चार्ज कभी भी ऐसा कोई केस नहीं है जो फिक्स चार्ज बिकम फ्लोटिंग चार्ज, लेकिन ऐसा केस है जब फ्लोटिंग चार्ज तुम्हारा फिक्स्ड बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, आगे इसी में पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, व्हेन इट इज क्रिस्टलाइन इनटू फिक्स चार्ज, कभी हमारा फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है इसमें, जैसे कि हमारा फ्लोटेशन चार्ज है, अगर हमें कंपनी के
हाव भाव से पता लग जाता है, उसकी कंडीशन से पता लग जाता है कि ये कंपनी अब अच्छी कंडीशंस पे नहीं है, वो अपने लोन्स को चुकाने के उस पे नहीं है। तो कंपनी का जो हमारा फिक्स्ड, कंपनी का जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स्ड में। इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर इंस्टेंस, मतलब एक केस वेयर अ फ्लोटिंग चार्ज बिकम अ फिक्स्ड चार्ज, क्या बन जाता है, फिक्स्ड चार्ज। दिस कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज इज यूजुअली कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसके बारे में और थोड़ा दिया गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। When such conversion take place, the floating charge is no more floating. Events on the asset that are not static, मतलब बिल्कुल रुके नहीं होते, चेंज होते रहते हैं. It become a fixed charge so that the whole control over a particular asset become a creditor into event. उसी के बारे में बताया गया है कि हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज है, मतलब जो हाँ फ्लोटिंग चार्ज हमारा फिक्स्ड बन जाता है। किसके लिए, डेटर्स को पे ऑफ करने के लिए, कंपनी जब वाउंड अप होती है उस टाइम पे, या बिजनेस कभी हमारा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पेपर, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है यहाँ पर। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो इसकी PDF आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।